अभी यहाँ हमारे डिस्कशन का आज टॉपिक ये है कि जब हम कार्मिक पार्टिकल्स की बात करते हैं तो क्या वाकई ऐसी चीज एग्जिस्ट करती होगी। ये थोड़ा हमें इसके ऊपर थोड़ी विशेष लाइट डालनी है। जब हम कार्मिक पार्टिकल्स की बात करते हैं तो क्या वाकई ये कार्मिक पार्टिकल्स जैसी चीज एग्जिस्ट करती होगी, क्योंकि जब कार्मिक पार्टिकल्स की बात करो तो हम तो हमारी आंखों से इन पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं, तो फिर ये बिलीव कैसे करना। जैसे हमने कुछ क्लास पहले ये भी डिस्कस किया था कि ये पूरा जो यूनिवर्स है वो ना किसी ने बनाया है, ना कोई इसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये यूनिवर्स क्या है? 6 द्रव्यों का समूह। और ये 6 द्रव्यों में किस-किस का समावेश होता है? तो हमने सबसे पहले देखा था कि यूनिवर्स की सभी चीजें जीव और अजीव में विभाजित हो जाती है। तो जीव के अंदर, ये यूनिवर्स के अंदर समस्त आत्माएं हैं, वो जीव के अंदर आती है। अब जब हम अजीव की बात करते हैं तो अजीव के अंदर 5 प्रकार हैं, यानी कि टोटल 6 हो गए। जीव और अजीव मिलके टोटल 6 हो गए, जिसे 6 द्रव्य कहते हैं। तो ये जो 5 प्रकार अजीव के देखें, ये 5 अजीव द्रव्य कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहला है उद्गल, जिसे हम हर कोई जानते हैं। उद्गल यानी कि मैटर, हमारी भाषा में उद्गल यानी कि मैटर। उद का मतलब होता है इंटीग्रेशन, यानी जुड़ना, और गल का मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन, यानी कि गलन होना। तो जिस चीज के अंदर पूरण और गलन की प्रक्रिया होती है उसे पुद्गल कहते हैं, यानी कि मैटर। और मैटर की हम और 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, जिसे हम 4 गुण धर्म कहेंगे। मैटर के अंदर वर्ण होता है, रस होता है, गंध होती है और स्पर्श होती है। वर्ण यानी कलर, गंध यानी स्मेल, रस यानी टेस्ट, और स्पर्श यानी टच। तो जब हम मैटर की बात करते हैं तो पहली ही कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी कि मैटर यानी जिसके अंदर वर्ण होता है। तो जिस जिसको वर्ण होता है वो आंखों से ग्राह्य होना चाहिए, पर अगर वो चीज बहुत सूक्ष्म होती है तो हम आंखों से नहीं देख पाते हैं। पर पुद्गल यानी जिसके अंदर पूर्ण गलन होता है, और वर्ण गंध रस स्पर्श ये जिसके गुणधर्म है। अब हम दूसरे अजीव द्रव्य की बात बाद में करेंगे। आज हमारा मेन कंसंट्रेशन पुद्गल द्रव्य के ऊपर है, और पुद्गल द्रव्य के अंदर भी आज हम ऐसे पार्टिकल्स की बात करने वाले हैं जो बहुत ही सूक्ष्म है। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि हम लोग कितनी सारी चीजें हमारी आंखों से देखते हैं, तो डाइनिंग टेबल देख लिया, घर का फर्नीचर देख लिया, अभी फिलहाल लॉकडाउन में तो यही दिख रहा है, हमारा शरीर देख लिया। जब हम इतनी सारे पुद्गल द्रव्य को देखते हैं, तो क्या सभी पुद्गल द्रव्य जिस मटेरियल का हमारा शरीर बना है, क्या उसी मटेरियल का फर्नीचर बना हुआ है? नहीं। हर पुद्गल के अंदर कुछ ना कुछ भिन्नताएं आपको देखने मिलती है। तो अगर ऐसा देखा जाए तो ये सभी को समझने के लिए शास्त्र में पुद्गलों को 8 कैटेगरी में विभाजित किया है, यानी अलग अलग प्रकार के 8 पुद्गल बताए हुए, 8 पुद्गल बताए हुए अलग अलग प्रकार के। यानी दुनिया की सभी चीजें ये आठों के अंदर हमें विभाजित करना है। जैसे मैं आपको एक सिंपल चीज बता दूं, हम साड़ी की बात करते हैं, साड़ी, एक साड़ी की बात करते हैं, तो साड़ी एक द्रव्य है, पर ये अलग-अलग मटेरियल की हो सकती है। जैसे कोई कॉटन की है, कोई सिल्क की है, कोई सिंथेटिक है, तो सभी साड़ी की कैटेगरी में है। पर उनकी मटेरियल के हिसाब से कि वो कौन से मटेरियल की बनी हुई है, उस हिसाब से ये साड़ियों को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में विभाजित करने में आया। तो उसी प्रकार हम जब पुद्गल की बात करते हैं तो ऐसी कहीं अलग-अलग प्रकार के पुद्गल ये यूनिवर्स में है। पर हम समझने के लिए अच्छी से समझ सकें, इसलिए ज्ञानियों ने हमें 8 में विभाजित करके बताया है कि जिससे हमें कन्फ्यूजन ना हो। नहीं तो जितनी चीज़ आप देखोगे, हर एक चीज़ों में कहीं न कहीं आपको डिफरेंस देखने मिलेगा। तो जितनी चीज़ें देख रहे हो, उतने अलग-अलग प्रकार की मैटर, अलग-अलग प्रकार के पुद्गल होंगे। पर ये सब चर्चा हम करने जाएँगे तो वी विल गो क्रेजी। इसलिए ज्ञानियों ने एकदम सिस्टमैटिक वे से 8 कैटेगरीज़ बता दी। अब हम आज जो कैटेगरी डिस्कस करने वाले हैं, वो 8वीं कैटेगरी, जिसे कार्बन वर्गना कहते हैं।
जैसे मैं आपको एक और क्लैरिटी के लिए समझाऊँ, तो हमारा शरीर है, तो हमारा शरीर जिस पुद्गलों से बना हुआ है, जिस पार्टिकल से बना हुआ है, उसे औदारिक शरीर वर्गणा कहते हैं। औदारिक शरीर वर्गणा। औदारिक शरीर यानी जो मनुष्यों का शरीर होता है, उसे औदारिक शरीर कहते हैं। और ऐसे पार्टिकल्स जो मनुष्यों के शरीर फॉर्म करने में हेल्पफुल होते हैं, उसे औदारिक शरीर वर्गणा कहते हैं। सो यहाँ हम क्या समझे? वर्गणा यानी पार्टिकल्स। तो उसी प्रकार आज हम कार्बन वर्गणा का डिस्कशन करने वाले हैं। कार्बन वर्गणा यानी कार्मिक पार्टिकल्स। सो हम जब कार्मिक पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो मानो कि औदारिक वर्गणा तो हमें दिखाई देती है, पर कार्मिक पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देते। अब दिखाई नहीं देते तो मानना कैसे? अब मैं आपको एक सिंपल एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। मेरे हाथ में ये टेल्कम पाउडर है, ठीक है? ये टेल्कम पाउडर मैंने हाथ में लिया। क्या आप देख पा रहे हो? देख पा रहे हो। अब अगर ये टेल्कम पाउडर को मैंने फूंक मार दी, क्या अभी आप टेल्कम पाउडर देख रहे हो? जो वातावरण में फैल गया है? क्यों नहीं देख पा रहे हो? क्योंकि पहले टेल्कम पाउडर की जो पार्टिकल्स छोटे-छोटे थे, वो सभी एक साथ समूह में थे। इसलिए उसने ग्रॉस फॉर्म दिया था उसे। और जब ये पार्टिकल्स अलग हो गए, तो उन्होंने सूक्ष्म फॉर्म ले लिया कि जिससे हमारी आँखों से वो विज़िबल नहीं हो रहे हैं। जैसे हमने सबने अनुभव किया होगा, हमारे घर पे सुबह-सुबह अगर कहीं विंडो में से धूप आती होगी या ऐसे सूर्य की किरणें आती होगी, तो उस किरणों में आपने छोटे-छोटे डस्ट पार्टिकल्स देखे होंगे। तो धूप के मीडियम के कारण हम वो डस्ट पार्टिकल्स को देख सकते हैं। पर ये डस्ट पार्टिकल्स तो हमेशा हमारे आजू-बाजू है ही, पर वो बहुत छोटे होने के कारण और वो मीडियम नहीं होने के कारण, यानी कह सकते हैं कि सनलाइट एक इंस्ट्रूमेंट की तरह एक्ट कर रहा था कि जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हम वो डस्ट पार्टिकल्स को देख पा रहे थे। तो वो इंस्ट्रूमेंट या वो मीडियम नहीं होने के कारण हम वो डस्ट पार्टिकल हरदम नहीं देख सकते। पर उसका मतलब ऐसा नहीं कि वो वातावरण में एग्ज़िस्ट करते ही नहीं। आपको ये बहुत अच्छे से समझना है। हमारे आगम ग्रंथों में एक विशेष आवश्यक भाष्य करके सूत्र है। अब ये जो विशेष आवश्यक भाष्य सूत्र है, इसके अंदर चीजें नहीं दिखाई देने के 28 रीजन बताए गए हैं। चीजें नहीं दिखाई देती, उसके पीछे 28 कारण हो सकते हैं। सो हम कैसे मान सकते हैं कि अगर हमें चीजें नहीं दिखाई देती, तो वो एग्जिस्ट करती ही नहीं? जैसे हमने ये सिंपल एग्जांपल देखा कि टेल्कम पाउडर वातावरण में है, पर फिर भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम ऐसा कहेंगे कि वातावरण में है ही नहीं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। उसी प्रकार जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारे प्रोफेसर्स, हमारे टीचर्स ब्लैक बोर्ड के ऊपर व्हाइट चॉक इस्तेमाल करते थे। तो जैसे-जैसे वो चॉक से लिखते जाते हैं, वैसे-वैसे उसकी डस्ट पार्टिकल्स अलग होके वातावरण में फैलने लगती है। तो क्या हम तभी इतने-इतने सूक्ष्म पार्टिकल्स को पकड़ पाते हैं? नहीं, पर अगर ये सभी पार्टिकल्स वापस मिल जाए और चॉक का फॉर्म ले लें, तो उसे देखना आसान हो जाता है। तो उसी प्रकार मैं आपको और 1-2 रीज़न बताऊँ, जैसे एक सिंपल एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हम एयरपोर्ट के पास रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, और प्लेन टेक ऑफ करता है। अब जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो हम इतने नियर बाय है उसके कि प्लेन बहुत बड़ा दिखता है। पर जैसे-जैसे वो हमारे से दूर होते जाता है, वैसे-वैसे वो छोटा-छोटा होते-होते एक समय के बाद अदृश्य जैसा हो जाता है। अब जब वो अदृश्य हो गया, तो हम क्या ये कहेंगे कि प्लेन एक्ज़िस्ट करता ही नहीं है? ये कितनी गलत बात होगी। डिस्टेंस काफ़ी होने के कारण हम उसे नहीं देख पा रहे। पर हम नहीं देख पा रहे हैं, दैट डज़न्ट मीन कि ये चीज़ एक्ज़िस्ट करती ही नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। जैसे और हम एग्ज़ाम्पल ले लें कि कुछ चीज़ है जो पर्दे के पीछे है या वॉल के पीछे है, तो हमें दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि उसके बीच में चीज़ और हमारे बीच में वॉल या कर्टेन्स आ रहे हैं। पर क्या ये कहना ठीक रहेगा कि हमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए चीज़ें एग्ज़िस्ट करती ही नहीं? तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं कि जो विशेष आवश्यक भाष्य में बताए गए हैं, पर आज हम इतने कारणों से भी जान पाते हैं कि हमें नहीं दिखाई देता, तो उसके पीछे कुछ और कारण हो सकता है। जैसे वस्तु छोटी हो सकती है, बहुत ही सूक्ष्म,
वस्तु हमारे से काफ़ी दूर हो सकती है, वस्तु पर्दे के पीछे हो सकती है। तो ये सब कारणों से हमें जानना है कि सूक्ष्म वस्तुएँ क्यों नहीं दिखाई देती। तो अब जब हम कार्बन वर्गणा की बात करते हैं, हम हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं। जब हम कार्बन वर्गणा की बात करते हैं, यानी कि कार्मिक पार्टिकल्स। अब जब हम कार्मिक पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो जैन शास्त्र तो ये कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में एक भी जगह ऐसी नहीं है, जहां कार्मिक पार्टिकल्स नहीं है। ये विश्व की हर एक कोने में कार्मिक पार्टिकल्स, कार्बन वर्गणा ठूस-ठूस के भरी है। कैन यू अंडरस्टैंड? ठूस-ठूस के भरी यानी इतनी भरी हुई है, प्रचंड मात्रा में है। एक छोटा हिस्सा भी खाली नहीं है। यानी हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, वहाँ हमारे आजू-बाजू कार्बन वर्गणा, कार्मिक पार्टिकल्स है ही, बल्कि मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा जो शरीर भी है, वो भी उसके लिए एक पोरस सब्सटेंस है। पोरस यानी वो इतनी स्मॉल है कि उसको शरीर का भी ऑब्स्टेकल नहीं लगता है। शायद मैं खड़ा रहूँगा और कोई बिल्ली, चूहे रहेंगे, वो आगे बढ़ने की ट्राई करेंगे, तो मेरा ऑब्स्टेकल उनको मार्ग में आ सकता है। पर जब हम कार्मिक पार्टिकल्स की बात करते हैं, इतनी सूक्ष्म है कि नो ऑब्स्टेकल्स, मेरे आर-पार भी हो जाएँगे, मेरे शरीर के अंदर भी एग्ज़िस्ट कर सकते हैं। जहाँ मेरा अस्तित्व है, वहाँ ही कार्मिक पार्टिकल्स इतने सारे हैं। मेरे बाहर भी ठूस-ठूस के भरे हुए हैं। आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। जैसे हम बचपन में एक एक्सपेरिमेंट करते थे, लेजर लाइट, ऐसे लेजर का एक छोटा वो आता था, टॉर्च जैसा। तो हम अगर उस लेजर लाइट को ऐसे करते थे ना, तो यहाँ लाल लाल दिखता था। यानी लेजर लाइट को हमारा हाथ ऑब्स्टेकल नहीं लगा, वो यहाँ तक उसका प्रकाश दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स ये जो लाइट है, वो भी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारा पूरा फिजिक्स ये एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूल्स के ऊपर बेस्ड है। पर अगर हम साइंटिस्ट को पूछे कि आज तक इलेक्ट्रॉन्स किसी ने देखा है प्योर फॉर्म में, एटम किसी ने देखा है, तो वो कहेंगे नहीं, हमने देखा नहीं है, पर उसकी कल्पना की है। उसके अंदर जो इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्यूजन फीजन, ये जो होते रहता है, उससे हमने ऑर्बिट बना के, इलेक्ट्रॉन्स बना के उसकी कल्पना की हुई है और उससे ये कॉन्सेप्ट समझा है। पर ये पूरा फिजिक्स उसके ऊपर बेस्ड है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स नहीं देख पाते हैं, पर पूरा फिजिक्स और हम आज इतनी टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो चुकी है, ये सब में बिलीव करते हैं। तो फिर इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाई देते, एटम्स नहीं दिखाई देते, तो आप कैसे इन सब चीज़ों में बिलीव कर सकते हो? ये भी एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है, पर हम बिलीव करते हैं, यानी कि हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स ऐसी चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स है क्या? मैटर है। तो हम कार्बन वर्गणा को भी मैटर ही समझ रहे हैं, पर ये इलेक्ट्रॉन्स से भी सूक्ष्म समझ सकते हैं हम लोग, बहुत ही सूक्ष्म मैटर है। तो फिर हमको कैसे दिखाई दे सकती है? अब नहीं दिखाई दे रही है, तो ये एग्ज़िस्ट कर रही है और हमें उसका रिज़ल्ट मिल रहा है, वो हम कैसे समझें? तो सबसे पहले इतना तो क्लियर हो गया कि चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती है, उसका मतलब ये नहीं है वो एग्ज़िस्ट नहीं करती, पर चीज़ें सूक्ष्म होने के कारण भी नहीं दिखाई देती, ये उसका एक कारण हो सकता है। तो अब मैं आपको एक हम लोग थोड़ा साइंटिफिक वे से ही जाते हैं। चलो मैं आपको एक सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हम सब मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं। ठीक है? अब अगर आपको कोई पूछे कि मोबाइल फ़ोन जो है, वो वर्क कैसे करता है? सो हमारा जवाब रहेगा कि मोबाइल फ़ोन का यूज़ तो कम्युनिकेशन के लिए है। ये पर कम्युनिकेशन कब हो पाता है? जभी वो नेटवर्क ज़ोन में रहेगा, उसके पास नेटवर्क रहेगा। अभी ये भी जाने दो, हम लोग उससे भी प्राइमरी फ़ेज़ की बात करते हैं। एक मोबाइल को फ़ंक्शन करने के लिए सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है? मैं अगर आप सबसे पूछूँ, तो कोई कुछ कहेगा, पर मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले बैटरी का होना बहुत आवश्यक है। सो हम एक काम करते हैं, मोबाइल की एनालॉजी से ये कर्म का पूरा मैकेनिज़्म समझने की ट्राई करते हैं। जैसे एक मोबाइल है, उसको फंक्शन करने के लिए बैटरी की आवश्यकता है, सबसे पहले। अगर बैटरी होगी ही नहीं, तो मोबाइल रन ही नहीं करेगा। भले ना वो नेटवर्क ज़ोन में हो, पर उसकी बैटरी ही नहीं, वो स्विच्ड ऑफ है। आप कितने भी बटन्स प्रेस करो, कुछ भी नहीं होगा। पर अगर बैटरी चार्ज्ड है, ठीक है, तो मोबाइल फंक्शन करेगा। तो हम एक काम करते हैं, हमारी ये जो बॉडी है,
शरीर है उसे मोबाइल से कंपेयर करते हैं कि हमारा शरीर ये मोबाइल है। अब शरीर को फंक्शन करने के लिए क्या ज़रूरी है? आत्मा, यानी आत्मा बैटरी हो गई। अगर बैटरी नहीं है तो डेड बॉडी हो गई, ठीक है? स्विच्ड ऑफ हो गया, फ्यूज़ गॉन, इट विल नॉट वर्क, यानी सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है आत्मा की। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप मुझे एक चीज़ बताओ कि मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन, उसका फंक्शन क्या है? हम क्यों फ़ोन यूज़ करते हैं? कम्युनिकेशन के लिए। अब अगर हम और डिटेल में इसको थोड़ा एक्सप्लोर करें, तो हमको कम्युनिकेशन के लिए प्राइमरी एप्लीकेशंस की बात करनी है। तो कौन-सी प्राइमरी एप्लीकेशंस हमारे पास हो कि जिससे कम्युनिकेशन हो सकता है? तो हम अभी 3 एप्लीकेशन पकड़ते हैं, जैसे कि कॉलिंग, मैसेजिंग और एक व्हाट्सएपिंग समझ लीजिए। इससे आपके कम्युनिकेशन के लगभग सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, वो रिज़ॉल्व हो सकते हैं। आप अच्छी से कम्युनिकेट कर पाओगे। आप फ़ोटो भी भेज भेज पाओगे, आप वीडियो भी भेज पाओगे, आप इमोटिकॉन्स भी भेज पाओगे, आप नॉर्मल मैसेज भी भेज पाओगे, आप बात भी कर सकोगे। तो हमने फिलहाल ये क्लियर कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमने ये अज़्यूम किया है कि मोबाइल का फंक्शन है कम्युनिकेशन के लिए। अब कम्युनिकेशन के लिए 3 एप्लीकेशंस है ना बहुत ज़रूरी है। तो उसी प्रकार ये बॉडी है ना मोबाइल है और ये बॉडी को फंक्शन करने के लिए बॉडी के अंदर 3 प्राइमरी एप्लीकेशंस हैं। कौन सी 3 एप्लीकेशन? एक मन की, एक वचन की और एक काया की, जिसे हम मन, वचन, काया कहते हैं। अब इसे कौन नहीं जानता? साल में अगर एक बार भी संवत्सरी प्रतिगमन करते होगे, तो भी मन, वचन, काया तो सुना ही होगा। तो मन, वचन और काया, ये 3 एप्लीकेशन है। अब देखो, एप्लीकेशन है तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं। तो हम देखते हैं मन से हम कितने फंक्शंस कर सकते हैं। अगर मन से हम चाहें तो कितनी सारी चीज़ें सोच सकते हैं। बिज़नेस की चीज़ सोच सकते हैं, हमारी फैमिली के बारे में सोच सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स के बारे में सोच सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में सोच सकते हैं। यानी कि ये एप्लीकेशंस के अंदर कितने सारे फंक्शंस पॉसिबल हैं। तो ये सभी फंक्शंस में हम सही भी सोच सकते हैं, गलत भी सोच सकते हैं। अब ये फंक्शंस यूज़ करने पे क्या होता है? तो ये हमारा एडवांस स्टेज होगा समझने का। पर अभी हम लोग वचन की एप्लीकेशन पे आते हैं। तो वचन की एप्लीकेशन से क्या हो रहा है? हम अच्छा भी बोल पा रहे हैं, बुरा भी बोल पा रहे हैं। हम बिज़नेस के बारे में भी बोल पा रहे हैं, हम फैमिली के बारे में भी बोल पा रहे हैं, हम भगवान की स्तवन भी कर पा रहे हैं, हम गालियाँ भी बोल पा रहे हैं। तो अभी ये जो वचन की एप्लीकेशन है, ये भी मल्टीपल फंक्शंस कर रही है, मल्टीपल फंक्शंस। और जब हम काया की बात करते हैं, तो ये काया की एप्लीकेशन भी बहुत सारे अलग-अलग फंक्शन कर रही है। कभी किसी को हेल्प कर रही है, कभी किसी की सेवा कर रही है, कभी किसी से मार-पीट कर रही है। हम जनरल बात कर रहे हैं। तो जनरल पर्सपेक्टिव में ये काया की एप्लीकेशन भी बहुत सारे फंक्शंस कर सकती है और ये सभी फंक्शंस को हम अच्छे और बुरे ये 2 चीज़ों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। अब ये जब फंक्शंस परफॉर्म होते हैं ये 3 एप्लीकेशन से तो होता क्या है? चलो अभी वापस मोबाइल के पास जाते हैं। तो मोबाइल के अंदर जब हमने कॉलिंग एप्लीकेशन यूज़ किया तो क्या हो रहा है? क्या आप देख पा रहे हो कि आपका मोबाइल का नेटवर्क एयरटेल का है, आपका बीएसएनएल है, किसी का वोडाफ़ोन है, किसी का आइडिया है, किसी का जियो है। क्या आपने कभी वातावरण में देखा कि ये जियो का नेटवर्क है, ये एयरटेल का नेटवर्क है, ये वोडाफ़ोन का नेटवर्क है? आपने नहीं देखा, पर फिर भी ये नेटवर्क किसी न किसी तरह ये मोबाइल के अंदर वर्क कर रहा है, तभी तो आप कम्युनिकेशन कर पा रहे हो। तो अब ये नेटवर्क नहीं दिखने के बावजूद भी हम इसके अंदर मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमें रिज़ल्ट मिल रहा है। आप ये वर्ड को मार्क करिए, हमें रिज़ल्ट मिल रहा है और जहाँ रिज़ल्ट मिल रहा है, तो कहीं न कहीं उसके पीछे कारण भी होना अनिवार्य है। तो उसी प्रकार जैसे हमने कॉलिंग एप्लीकेशन यूज़ किया, तो मानो कि मैंने अमेरिका कॉल किया। अब अमेरिका कॉल किया तो क्या होगा? मैंने जैसे ही कॉलिंग एप्लीकेशन चालू किया और नंबर को डायल किया, वैसे ही मेरे मोबाइल का एंटीना, जो मेन एंटीना होगा, वहाँ सिग्नल सेंड करने की ट्राई करेगा। वहाँ से जिस मोबाइल को फ़ोन किया है, वहाँ तक सिग्नल पहुँचने की ट्राई करेगा। फिर वहाँ से जो आएगा, वो एंटीना तक आएगा और एंटीना से वापस मेरे मोबाइल में रिसीव होगा। यानी क्या हो रहा है? सिंपल भाषा में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो रिसीव हो रहे हैं या तो ट्रांसमिट हो रहे हैं। रिसीव हो रहे हैं
और ट्रांसमिट हो रहा है। अब ये जो रिसीव होना और ट्रांसमिट होना, तो हम हमारी भाषा में कर्म को समझने के लिए इसे क्या कहेंगे? कर्म का बाइंडिंग हो रहा है, कर्म की निर्जरा हो रही है। कर्म का बाइंडिंग हो रहा है, कर्म की निर्जरा हो रही है। देखो, बहुत सिंपल प्रोसेस है। ये मैकेनिज्म इतना सिंपल टू अंडरस्टैंड है एंड बिलीव मी, ये समझने के बाद आपकी श्रद्धा डेफिनिटली स्ट्रांग होगी। अभी आप देखिए कि जब मोबाइल में हमने देखा कि ट्रांसमिशन और रिसीविंग हो रहा है, तो उसी प्रकार हमारी आत्मा के अंदर कर्म का ट्रांसमिशन और रिसीविंग हो रहा है। जो रिसीव कर रहे हैं और आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं, उसे कर्म का बंध कहते हैं शास्त्र की भाषा में। और जो ट्रांसमिट हो गए, चले गए आत्मा से, उसे निर्जरा कहते हैं शास्त्र की भाषा में। सो अब देखो क्या हो रहा है, हमने कॉलिंग एप्लीकेशन यूज किया तभी ये प्रोसेस हुआ, उसी प्रकार हमने व्हाट्सएपिंग एप्लीकेशन यूज किया तभी भी ये प्रोसेस होगा। तो क्या हम मन, वचन और काया के फंक्शन यूज करेंगे तो इसी प्रकार का कुछ प्रोसेस होता होगा? तो जी हाँ, शायद मोबाइल का नेटवर्क तो हमें कहीं नहीं मिले, ऐसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन हो सकती है। शायद हम किधर गाँव में चले गए, बहुत ही इंटीरियर के अंदर, तो ऐसा हो सकता है कि हमारा नेटवर्क फेल हो जाए। पर ये कार्मिक पार्टिकल्स का नेटवर्क, ये कार्मिक पार्टिकल्स का नेटवर्क यूनिवर्स में ऐसा फैला हुआ है कि आप कहीं भी जाओ, आपको हमेशा ये नेटवर्क की ज़ोन रहेगी। और जैसे ही आपने मन, वचन, काया की एप्लीकेशन यूज़ करना चालू किया, आपका प्रोसेस चालू हो गया। कर्म का बंध, निर्जरा चालू ही है। पर अगर आपने मोबाइल एयरप्लेन मोड में डाल दिया, अब एयरप्लेन मोड में डालने से क्या होगा? आपका नेटवर्क से कनेक्शन कट हो जाएगा। तो उसी प्रकार जब भी हमारे मन, वचन और काया की सभी प्रवृत्तियों को हमने स्टॉप कर दिया, स्थिर हो गए, तभी क्या हो रहा है? हमारा ये कार्मिक पार्टिकल्स के साथ जो कनेक्शन है, वो कट हो रहा है। और जभी-जभी हमारे अंदर एक्शंस हो रही है, ठीक है? और एक्शंस के अंदर इमोशंस है, तभी-तभी ये कार्मिक पार्टिकल्स का इधर रिसीविंग हो रहा है, इधर ट्रांसमिशन हो रहा है। और रिसीविंग होके ये स्टॉक अक्यूमुलेट हो रहा है, यानी कर्म का फ्यूजन हो रहा है या तो फिजन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्यूजन होता है और फिजन होता है। उसी प्रकार ये कार्मिक पार्टिकल का बंध होके इसके अंदर इसका संचय हो रहा है। अभी बोलिए कितना सिंपल है ये प्रोसेस समझना? इसमें कोई भी दिक्कत है? कितना लॉजिकली हम लोग समझ सकते हैं कि कार्मिक पार्टिकल्स हमारी आत्मा के साथ किस तरह वर्क कर रहे हैं। अभी आपको देखो मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। एक मैग्नेट है मैग्नेट, ठीक है? तो मैग्नेट का काम क्या होता है? आयन को वो अट्रैक्ट करता है। अब समझो कि एक मैग्नेट है और उसके आजू-बाजू आपने बहुत सारे आयन पार्टिकल्स डाले हुए हैं। अब मैग्नेट के अंदर जितना मैग्नेटिज्म ज़्यादा होगा, उतना ही वो आयन पार्टिकल्स को दूर-दूर से और स्ट्रांगली बाइंड करेगा। तो उसी प्रकार हमारे एक्टिविटीज़ के अंदर जो इमोशंस होते हैं, इमोशंस, वो एक मैग्नेटिज्म का काम करता है। जितने इमोशंस स्ट्रांग, उतने ही कार्मिक पार्टिकल्स स्ट्रांगली बाइंड होंगे। और जितने ही हमारे इमोशंस माइल्ड माइल्ड, उतने ही कार्मिक पार्टिकल्स बहुत लूज़ली बाइंड होंगे। अब जो लूज़ली बाइंड हुए हैं, उसे निकालना भी कितना आसान है। पर अगर जो स्ट्रांगली बाइंड हुए हैं, उसे निकालना भी कितना दिक्कत है। तो हमारे शास्त्र की हर क्रियाओं में हमें क्या समझाने में आता है कि कैसे हम हमारे इमोशंस को माइल्ड करते जाएँ। जैसे क्रोध की बात की, तो क्रोध को कैसे माइल्ड करना है। पर्युषण पर्व आया, पर्युषण पर्व में 7 दिन हमने कल्पसूत्र के व्याख्यान सुने, तो 7 दिन हमने क्या किया? ये क्रोध को माइल्ड, 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 माइल्ड करने की ट्राई की। और जैसे ही 8वाँ दिन आया, इतना माइल्ड हो गया कि जिसके साथ हमारा वैर था, जिसके साथ हमारी एनिमोसिटी थी, हमको हुआ कि क्यों मैं इसको पकड़ के बैठा हूँ? चलो मैं मिच्छामि दुक्कडम कर देता हूँ। तो ये 7 दिन हमारे शास्त्रों ने क्या किया? हमारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं, जो आत्मा के लिए अकल्याणकारी है, उसको माइल्ड करने का काम किया। और अगर वो माइल्ड हो गए, तो ये जो कार्मिक पार्टिकल्स हमको लगे हुए हैं, वो थोड़े लूज़ हो जाएँगे और लूज़ हो जाएँगे, तो उसको शेड ऑफ करना आसान हो जाएगा। ठीक है? सो हमने कार्मिक पार्टिकल्स का थोड़ा लॉजिकली कैसे वर्क करता है वो समझने की ट्राई की। मुझे ऐसी आशा है कि आप सब समझे होंगे और ये थोड़ा ज़रूरी था,
ये थोड़ी प्री-रिक्विज़िट क्लियर होगी, थोड़ी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आएगी। फिर तिथि के कॉन्सेप्ट में जंप करेंगे, तो तिथि का कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से हमको समझ में आ जाएगा। तो एक बार मैं फिर आपको रिविज़न करवाता हूँ। ये पूरा यूनिवर्स 6 द्रव्य से बना हुआ है। 6 द्रव्यों का समूह है, जिसके अंदर जीव और अजीव का समावेश होता है। अब जो जीव है, उसके अंदर ये सृष्टि में जितनी भी आत्मा है, वो सभी आत्माओं का जीव में समावेश होता है। अब जितनी आत्मा है, वो आत्माएँ उतनी ही हैं। ना उसके अंदर नई आत्मा उत्पन्न होती है, ना कोई दूसरी आत्मा डिस्ट्रॉय होती है। जितनी है, उतनी फिक्स नंबर की है। नंबर भले इनफाइनाइट है, पर वो फिक्स्ड है। फिर भले यूनिवर्स में कोई आत्मा मोक्ष में होगी, कोई मनुष्य गति में होगी, कोई नरक में होगी, कोई तिर्यंच में होगी, कोई देवलोक में होगी, पर सभी के नंबर का टोटल करेंगे तो अमाउंट विल बी द सेम। यानी कि पूरे यूनिवर्स में अनंत जीव है, अनंत आत्मा है और ये अनंत आत्मा में ना एक आत्मा उत्पन्न होती है नई, ना पुरानी आत्मा डिस्ट्रॉय होती है। जितनी है, उतनी ही है। अब जब हम अजीब की बात करते हैं, तो अजीब के अंदर कौन-कौन आता है? चलो आज ब्रीफली देख ही लेते हैं। हमारे पास थोड़ा समय भी है, तो शायद आज यही कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लेते हैं। तो अजीब के अंदर सबसे पहला मैटर आता है, यानी कि पुद्गल, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। जिस मैटर के अंदर हमने 8 क्लासिफिकेशन की बात की, तो हमने 8 क्लासिफिकेशन अभी लर्न नहीं की है। समय आने पे आपको मैं कराऊँगा। हमने खाली पहला औदारिक शरीर वर्गना देखा और अंतिम कार्बन वर्गना देखा। औदारिक शरीर वर्गना सबसे ग्रॉस वर्गना है और जब कार्बन वर्गना की बात करते हैं, तो वो बहुत ही सूक्ष्म वर्गना है। अब जब उद्गल की बात हो गई, तो बाकी के 4 अजीब द्रव्य कौन से हैं? तो बाकी की जो 4 अजीव द्रव्य हैं, उसके अंदर ना वर्ण है, ना गंध है, ना रस है, ना स्पर्श है। यानी कि पुद्गल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो उसके अंदर नहीं है। यानी उस द्रव्यों को हम अमूर्त कह सकते हैं। अमूर्त यानी इनविजिबल। पुद्गल है, वो मूर्त है, उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। पर जो अमूर्त है, उसे हम हमारे अ, जितनी कॉन्शियसनेस हमारी डेवलप है, यानी हमारा ज्ञान का जितना क्षयोपशम हुआ है, उससे तो हम खाली पुद्गल को ही फिलहाल ग्रहण कर सकते हैं। उसमें भी सूक्ष्म पुद्गल को नहीं, पर जो केवल ज्ञानी होते हैं, वो मूर्त और अमूर्त ये सभी चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं। यानी केवल ज्ञानी और अवधि ज्ञानी में डिफरेंस क्या? तो अवधि ज्ञानी खाली पुद्गलों को ग्रहण कर सकते हैं, पुद्गल को ग्रहण कर सकते हैं, भले फिर वो सूक्ष्म लेवल के हो या ग्रॉस लेवल के। पर केवल ज्ञानी पुद्गलों के साथ-साथ आत्मा को और बाकी के हम जो अभी 4 द्रव्य की बात करने वाले हैं, जो अजीब है, जिसके अंदर वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नहीं है, वो द्रव्यों को भी केवल ज्ञानी साक्षात जान पाते हैं और देख सकते हैं। तो हमारी बात ये चल रही थी पुद्गल। पुद्गल के बाद दूसरे 4 द्रव्य कौन से हैं? तो उसके अंदर जो हमें मालूम है, हम साइंस में पढ़ चुके हैं, पहले वो द्रव्य लेते हैं। एक है आकाश। तो आकाश क्या हम देख सकते हैं आकाश? नहीं, बिल्कुल नहीं देख सकते। आकाश यानी स्पेस। अगर उसके अंदर बादल है, तो वो बादल पुद्गल है, वो मैटर है। उसके अंदर गैलेक्सीज़ है, तो वो कोई ना कोई पुद्गल द्रव्य की बनी हुई है। स्पेस यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं और यहाँ मेरे सामने कोई दूसरे व्यक्ति खड़े हैं, तो हमारे दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जो स्पेस है, कैन यू सी दैट स्पेस? नहीं, उसको देख नहीं सकते, आकाश को देख नहीं सकते। तो फिर आकाश का काम क्या है? आकाश सभी द्रव्य को अवगाहना देता है। अवगाहना यानी जगह देता है, जिसके कारण सभी द्रव्यों का एग्जिस्टेंस रह पाता है। अगर आकाश जगह ही नहीं देता, तो सभी द्रव्य एग्जिस्ट कहाँ करते? आज हम मनुष्य एग्जिस्ट कर रहे हैं यूनिवर्स में, तो आकाश ने हमको जगह दी। आज मुंबई में या बैंगलोर में आपका घर एग्जिस्ट कर रहा है, तो बैंगलोर की जो पूरी आकाश यानी स्पेस थी, उसके अंदर आपको जगह आकाश ने दी, तो वहाँ आपका घर एग्जिस्ट कर पाया। घर में आपका जो लिविंग रूम है, वो लिविंग रूम में जितनी स्पेस है, तो वो स्पेस उतने लोगों को ऑक्यूपाई कर सके। तो आकाश का काम है अवगाहना देना, जगह देना। अब दूसरा एक द्रव्य है जिसको हम कहते हैं समय। यानी कि काल कह सकते हैं, समय समय। तो अब ये समय द्रव्य है ना, कोई फिजिकल द्रव्य नहीं है, पर इसको समझने के लिए समय का फंक्शन क्या है?
तो ये बाकी के सभी द्रव्यों में जो चेंज लाता है, समय क्या करता है? समय ब्रिंग्स चेंजेस। जैसे कोई छोटा बच्चा है 5 साल का, उसको अगर 15 साल की उम्र में देखोगे, तो उसके शरीर के अंदर चेंज आ गया, उसके हाइट के अंदर, बराबर? उसके फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये जो चेंज आया, तो 10 साल के अंदर जो चेंज आया, बराबर? तो 10 साल का समय है, तो समय ने क्या किया? चेंज लाया। तो पहले हमारे पास कोई ऐसी सिस्टम नहीं थी, चेंज को समझने की। हम खाली चेंज देख पाते थे, कि सुबह सूर्य का उदय हुआ, शाम को अस्त हो गया। यानी दिन के बाद अंधेरा हुआ, रात आई, तो ये चेंज हमने अनुभव किया। पर ये चेंज को जैसे-जैसे मनुष्य की बुद्धि बौद्धिक विकास होते गया, वैसे-वैसे मनुष्य ने चेंज को समझने के लिए सब सिस्टम डेवलप की। मंथ की, ईयर की, फिर हमारी डे की, ये पूरी समय की, हमारी घड़ी की सिस्टम। तो ये धीरे-धीरे डेवलप हुई, जैसे-जैसे हमें नीड अराइज़ हुई इस चीज़ को समझने की। तो समय का काम होता है चेंज लाना। अभी बाकी के जो 2 द्रव्य हैं, उसके अंदर धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय का समावेश होता है। देखो, हमने मैटर की बात की, डिस्टेंस की यानी स्पेस की बात की और समय की बात की। ये तो साइंस भी एक्सेप्ट करता है। अब हम धर्मास्तिकाय और धर्मास्तिकाय की बात करते हैं। तो धर्मास्तिकाय यानी क्या? तो हम जैसे कि पिछले क्लास में समझ चुके हैं कि ये पूरे यूनिवर्स के अंदर एक ऐसा इनविजिबल मीडियम है, जो कि जीव और पुद्गल को गति में सहायक बनता है। गति में सहायक यानी अगर जीव और पुद्गल गति करना चाहे, उसके अंदर गति हो रही हो, तो अगर ये मीडियम है, तो ही वो गति कर पाएगी। अगर ये मीडियम नहीं है, तो गति की बिल्कुल संभावना नहीं रहेगी। सो हम जब धर्मास्तिकाय की बात करते हैं, तो धर्मास्तिकाय इज़ अ मीडियम व्हिच असिस्ट फॉर मोशन। वो मोशन हमें करवाता नहीं है, पर मोशन अगर हमें करना है, गति करनी है, तो उसमें सहायभूत होता है। जैसे हमने पिछले क्लास में एक मछली का एग्ज़ाम्पल देखा था, कि मछली के अंदर तैरने की शक्ति है, वैसे ही हमारे अंदर गति करने की शक्ति है, पर अगर ये मीडियम नहीं हो, तो हम गति नहीं कर पाएँगे। तो उसी प्रकार मछली को पानी का मीडियम नहीं मिले, तो मछली गति नहीं कर पाएगी। उसके अंदर स्विम करने की शक्ति है, पर मीडियम नहीं है। अगर बाहर निकाल दिया तो तड़फड़ होके मर जाएगी। तो उसी प्रकार हमारे पास मीडियम है, इसलिए हम लोग गति कर पा रहे हैं। और जब हम अधर्मास्तिकाय की बात करते हैं, तो ये धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय पूरे यूनिवर्स में स्प्रेडेड है यूनिफॉर्मली एवरीवेयर। तो ये अधर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय सब साथ में ही मिल-जुल के रहते हैं, पर धर्मास्तिकाय के कारण व्यक्ति के अंदर स्थिरता पॉसिबल है। यानी बेसिकली स्थिरता के लिए सहायक है। अगर कोई स्थिर होना चाहे, एक जगह पे बैठना चाहे, तो हम अभी एक जगह पे बैठ सक रहे हैं। तो ये अधर्मास्तिकाय मीडियम है इसीलिए। अगर अधर्मास्तिकाय मीडियम होता ही नहीं, तो एक जगह पे स्थिर होना संभव ही नहीं होता। जैसे वृक्ष की छाया है, तो हम चल रहे हैं, बहुत थक गए, तो वृक्ष की छाया आई, तो वो एक मीडियम बना कि जिसके अंदर हमने स्थिरता ले सके। तो उसी प्रकार हमें समझना है, देखो, ये कॉन्सेप्ट को अगर समझना है, ये इनविजिबल है, तो साइंस ने अभी तक प्रूव नहीं किया, पर साइंस भी इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहा है, जिसे यूनिवर्सल ईथर कहते हैं। अगर आप गूगल पे टाइप करोगे, तो यूनिवर्सल ईथर का कॉन्सेप्ट यू शुड रीड, जिसके अंदर पॉजिटिव ईथर और नेगेटिव ईथर, 2 ईथर की बात करेंगे और कहेंगे कि ये पूरी यूनिवर्स में ऐसा ईथर स्प्रेडेड है, जो गति सहायक और स्टेबिलिटी सहायक है। यानी कहीं न कहीं आपको मैच होता दिखेगा ये कॉन्सेप्ट। यानी अभी तक दे आर वर्किंग। आप देखिए कि महावीर स्वामी भगवान ने 2600 साल पहले खुद के केवल ज्ञान में ये सब चीज़ें बता दी। सो वुडन्ट ही बी कॉल्ड अ ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट? जैसे हम सिंपल 2-3 एग्ज़ाम्पल बार-बार सुनते हैं कि महावीर स्वामी भगवान ने 2600 साल पहले बताया था कि पानी की एक बूँद में असंख्य जीव हैं। तो क्यों अभी साइंस भी कह रहा है ना। कुछ ही साल पहले कैप्टन स्कॉर्सबी आए, उन्होंने प्रूव किया कि पानी की एक ड्रॉप में 36,450 जीव हैं। उसके बाद अभी साइंस कह रहे हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि एक ड्रॉप में 1 लाख से भी ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं। महावीर स्वामी भगवान ने तो 2600 साल पहले कह दिया था कि 7 लाख अपकाय, बराबर? फिर साथ ही साथ क्या बोला था? 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का, 14 लाख साधारण वनस्पति का। तो उन्होंने तभी से बता दिया था कि वनस्पति में भी जीव है, पर साइंस बिलीव नहीं करता था। फिर कुछ ही साल पहले जगदीश चंद्र बोस आए, उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया कि वनस्पति के अंदर भी जीव है।
और हमने मानना स्वीकार कर दिया साइंटिफिक फैक्ट्स के आधार पे। पर आप समझ रहे हो कि महावीर स्वामी भगवान ने ये सब चीज़ें पहले से ही बता रखी थी और उनके कितने सारे सिद्धांत आपको लगेगा कि अभी साइंटिफिक तौर से मैं तो आपको यहाँ तक कहता हूँ कि पूरा फिज़िक्स और ये जो टेक्नोलॉजी है, यानी मैटर के अंदर जो-जो चीज़ें हो सकती हैं, मैटर की जितनी-जितनी शक्तियाँ हैं, आप हमारे शास्त्र खोलिए आपको मिलेगा सब, कि मैटर की शक्तियाँ क्या-क्या है, पुद्गल की शक्तियाँ क्या-क्या है। और आप देखोगे तो हमारे जर्मनी की भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में इतने सारे हमारे ग्रंथ हैं और उसके अंदर से इन्होंने इतनी सारी स्टडीज़ की हुई है और आज भी वहाँ लोग संस्कृत भाषा का अध्ययन करते हैं। क्योंकि उन्हें हमारे ये जो इतने दुर्लभ स्क्रिप्चर्स हैं वो पढ़ने हैं और उसके अंदर से जो गहन बातें हैं, महावीर जी ने बताई हुई है वो फाइंड आउट करनी है। मेबी उनका गोल डिफरेंट है, हमारा गोल मोक्ष का है, उनका गोल डिफरेंट हो सकता है। बट सी हमारे शास्त्रों के अंदर इतना कुछ पड़ा हुआ है तो हमें इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, हमें और थोड़ा इसका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ये महात्माओं ने जो इतनी मेहनत करके हमको ये सब चीज़ें पहुँचाई है, इसकी वैल्यू हो सके। हाँ, सो किसी को अभी प्रश्न ले सकते हैं हम? सो बेसिकली मैं आपको एक बार रिकैप 6 द्रव्य का दे देता हूँ, जिसके अंदर जीव, अजीव देखा। जीव यानी सभी आत्माएँ और अजीव यानी इसके अंदर पुद्गल, धर्मास्तिकाए, अधर्मास्तिकाए, आकाशास्तिकाए और काल। आकाश का काम है अवगाहना देना, काल का काम है चेंजेस लाना, समय का काम है चेंजेस लाना है। मैटर जो है हाँ, इसमें एक चीज़ ये भी समझना कि हम अभी फ़िलहाल हमारी आँख से जितनी भी चीज़ें देख पाते हैं, आँख से जितनी भी चीज़ें देख पाते हैं, वो सभी मैटर हैं। आप कोई भी चीज़ देख लीजिए, सभी मैटर है। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं कि मैटर के अंदर हमें राग-द्वेष नहीं करना है। तो इसकी और थोड़ी विशेष चर्चा करेंगे, पर अभी याद रखना कि जितनी भी चीज़ें दिखाई देती है, वो सभी मैटर है, उद्गल। Does plants have feeling? Do हुँ, they हुँ। feel pain? यस दे डू हैव पर उनके पास है ना सेंस ऑफ टच ही होता है। तो अगर सेंस ऑफ टच ही है, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनका पेन। पर हम लोग कुछ-कुछ ऐसी चीज़ों से ये महसूस कर सकते हैं कि उनके अंदर भी फ़ियर, पेन ये सब फीलिंग्स रहती हैं। जैसे हम सिंपल ऐसे देखें कि अभी हमारे पास तो 5 सेंसेस हैं, तो हमको अगर कोई मारेगा, करेगा तो हम उसको रिएक्ट कर सकते हैं, हम चिल्ला सकते हैं, यानी आवाज़ देके मीन्स किसी को बुला भी सकते हैं हमको बचाने के लिए। पर प्लांट्स के पास ना बोलने की शक्ति है, ना हलन-चलन करने की शक्ति है, ठीक है? तो वो व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल चीज़ बताऊँ कि किसी व्यक्ति को अगर आपने उसके हाथ-पैर सब बाँध दिया, उसका मुँह बाँध दिया, सब बाँध दिया और फिर उसको आप मार-मार करो, तो उसको पेन होगा, पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो प्लांट्स के अंदर फीलिंग्स हैं, दे डू फील पेन पर वो एक्सप्रेस करने की उनके पास सेंसेस नहीं है। इसलिए हम मिमोसा प्लांट की बात करते हैं, तो आप देखो ना मिमोसा से सिंपल एग्जांपल समझ में आता है कि हम उसको हाथ भी लगाने जाते हैं तो वो डर के सिकुड़ जाते हैं। तो ऐसे सभी प्लांट्स के अंदर भय संज्ञा होती है, फ़ियर होता है। फ़ियर होता है यानी उसको पेन से डर लगता है, पेन है तो ही फ़ियर है। और ये फ़ियर हर प्लांट एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। पर मिमोसा जैसे प्लांट से हम लोग समझ सकते हैं कि ऐसी फीलिंग्स भी प्लांट्स के अंदर हाँ, होती बोलिए। है। यह कार्बन वर्गना है ना, हुँ, हुँ। ये 6 द्रव्यों के साथ कैसे ये अपना पार्ट को ग्रहण करती है? अभी ये 6 द्रव्य आकाशास्तिका है, धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, पुद्गलास्तिका है, ये कैसे ये ग्रहण कैसे करती है सभी चीजों को? नहीं, नहीं, ग्रहण कैसे करती है मैं समझा नहीं। वो कैसे मतलब सब अभी चीज़ों को देखो, हाँ, मैं आपका क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ। मीन्स आप क्या आप थोड़ा वापस एक बार क्वेश्चन पूछिए। यह कार्बन वर्गना हाउ हुँ, इज इट हुँ। रिलेटेड टू दिस ऑल दिस जीव के 6 द्रव्यों के साथ कैसे रिलेट करती है? रिलेटेड ऐसे है कि ये 6 द्रव्य एक ही जगह पूरे यूनिवर्स में एक साथ एग्ज़िस्ट कर रहे हैं। ठीक है? अभी सब द्रव्य ऐसे देखने जाए तो इंडिपेंडेंट है, पर सभी द्रव्य एक साथ एग्ज़िस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है? यानी कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए ऑब्स्टेकल नहीं बन रहा। तो कार्बन वर्गना का जब हम बात करेंगे, तो वो आत्मा के संदर्भ में करेंगे। जो आत्मा होती है, आत्मा तो आत्मा का जो ये स्वरूप है ना, वो अनादि काल से अशुद्ध ही है, कर्म वाला ही है। जैसे आपको सिंपल एग्ज़ाम्पल दूँ, तो सोना होता है, वो माइन में रॉ फॉर्म में
रॉ फॉर्म में इम्प्योरिटी वाला होता है, पर उसको अगर प्रोसेस में डालो तो इम्प्योरिटी अलग होती है और प्योरिटी वाला सोना हमें मिलता है। तो उसी प्रकार आत्मा का एग्जिस्टेंस ही कर्म वाला है। अगर कोई कहता है कि नहीं 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 पहले आत्मा ही फिर कर्म है, ठीक है, तो यहाँ प्रश्न होगा कि अगर पहले आत्मा ही बाद में कर्म है तो इसका मतलब हुआ पहले आत्मा कर्म रहित बिना की थी, कर्म नहीं थे पहले आत्मा में, तो वो शुद्ध थी, तो फिर वो यहाँ क्या कर रही थी, मोक्ष में होना चाहिए, बराबर। और अगर कोई ऐसा बोलता है कि नहीं पहले कर्म आए और फिर आत्मा आए, तो फिर आत्मा के बिना कर्म किए किसने? आप समझ रहे हो? यानी हाँ। इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, इसीलिए आप थोड़ा डीपर अध्ययन करेंगे तो हमको ये फंडामेंटल मान के चलना पड़ेगा कि अनादि काल से आत्मा कर्म वाली है। अभी अगर आत्मा में थोड़ा कर्म लगा ही है ऑलरेडी, तो दूसरे कर्म को वो खींच सकती है ना। हमने देखा पूर्ण गलन, तो वही कर्म के ऊपर दूसरे कर्म लग लग के उसका संचय हो सकता है, और वही निकल के उसका गलन भी हो सकता है। जैसे हम लड्डू देख लें, तो छोटा लड्डू है, वो पुद्गल का बना हुआ है, तो उसमें आटा जोड़ते जाओ तो और बढ़ता बढ़ता जाएगा, और अगर कम कम करते जाओगे तो कम कम। तो उसी प्रकार ये पहले से कर्म वाली है, तो जो लगे हुए कर्म है उसके अंदर भी क्षमता है कि वो दूसरे कर्म को चिपका के रखे। फिर हम लोग और थोड़ा डिटेल डिस्कशन करते। हाँ बोलिए बोलिए। और एक पूछ रही थी मैं कि हाँ। आपने बोला वो नंबर इनफाइनाइट है लेकिन एक फिक्स्ड है, तो मैं ऐसे पूछती हूँ कि कुछ कोई नया जीव उत्पन्न ही नहीं होता है, तो अभी ये कोरोना वायरस अभी मैं पूछ रही हूँ, ये तो किसी को पता ही नहीं होता। मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ। आत्मा जितनी है उतनी ही है, पर जब हाँ। उसके पर्याय की बात करते हैं, पर्याय यानी कि वो जो फॉर्म ले रहा है, तो वो फॉर्म उसकी चेंज होते रहते हैं। तो शायद ये कोरोना वायरस वाले जीव है, वो शायद पहले पृथ्वी काय में हो गए, अभी वो दूसरे जीव की फॉर्म ली उसने, मे बी पहले पानी वाले फॉर्म जीव हो चेंज गए, कर रहा है। फॉर्म चेंज हो रहे हैं, पर उसके अंदर जो आत्मा है वो तो सभी फॉर्म्स के अंदर की टोटल आत्मा और पूरी मोक्ष की आत्मा ये तो सेम ही होगी, जितनी है उतनी ही है। जैसे मनुष्य मर के देव बना, देव मर के एनिमल्स में गया, एनिमल्स मर के नरक में गया, तो आत्मा का फॉर्म चेंज हो रहा है। जैसे हमको प्रिया दीदी ने बोला ना कि आप उपन्नेवा विगमेवा द्वेवा, इससे समझाओ, तो ये क्या है, पूरा संसार को समझना है तो 3 इक्वेशन को समझ लो, उत्पत्ति, हाँ। विनाश और ध्रुवत्व। उत्पत्ति यानी चीजें उत्पन्न होना, विनाश यानी नाश होना, और ध्रुवत्व यानी कांस्टेंट रहना। तो कोई भी चीज है वो उसके पूर्व पर्याय से नाश होती है, उत्तर पर्याय यानी नेक्स्ट पर्याय से उत्पन्न होती है, पर फिर भी उसके अंदर जो रियल द्रव्य है वो कांस्टेंट ध्रुव रहता है। जैसे मनुष्य मर के देव बना, तो उसका मनुष्य के पर्याय का नाश हो गया, बराबर, देव के पर्याय की उत्पत्ति हुई, पर इस दोनों के अंदर आत्मा कांस्टेंट रही, ध्रुव रही। वैसे ही अगर कोई पुद्गल है, जैसे सोना है, तो सोने की बैंगल है, वो ब्रेक होके चेन बनी, तो सोने का जो बैंगल था वो पर्याय का नाश हुआ, चेन के पर्याय की उत्पत्ति हुई, नया फॉर्म, पर उसके अंदर सोना कांस्टेंट रहा। तो वैसे हर द्रव्यों के अंदर आप ये उपन्नेवा विगमेवा द्वेवा, उत्पत्ति, विनाश और नाश, ये प्रिंसिपल अप्लाई करके पूरी जैनिज्म की मेटाफिजिक्स, फिजिक्स सब कुछ समझ सकते हो। थैंक यू हाँ नील ठीक है, भाई। ठीक है। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, विष्णु मंगल थाओ, आका विश्वनु मंगल ठाम सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ आमेमि सव्व कामेमि सव्व जीवे सब जीवी काम में सब जीवे सव्वे जीवा कमन्तु में वे कमंतु में इति में सव्व भूयेषु मिट्टी में सर्व भूमेषु वेरम मज्जन केणि पंचन के नहीं सर्वथा सुखी थाओ, सर्वथा सुखी अपना कोई आचरो, आचरो राग द्वेष से मुक्त बनी है, राग द्वेष दी मुक्त है अंता सौ समाचरो,